और पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर है। यूपी में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल को मतदान होगा। 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। 2 मई को मतगणना होगी। पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग होनी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा और 2 मई को काउंटिंग होगी। बड़ी खबर, 15 अप्रैल, 19 अप्रैल को मतदान होगा दूसरे चरण का, जबकि तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और चौथे और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जबकि 2 मई को काउंटिंग होगी। पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग होनी है। ये चुनाव किए जाएंगे 4 चरणों में। इस बार ब्लॉकवार नहीं करके हम लोग चुनाव जनपदवार करेंगे। पहले फेज में 18 जिले हैं, दूसरे में 19 जिले हैं, तीसरे में 20 जिले हैं और चौथे में 18 जिले हैं। तो इन जिलों का मतदान एक दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले चरण का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा, 26 अप्रैल को। ये सभी अप्रैल हैं, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा और 2 मई को पुनः मतगणना होगी। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता कमर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस के नेता ओंकार नाथ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये कमर अली जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, स्वागत है चुनाव आयोग ने जो घोषणा करी है। हमारी पार्टी तैयार थी। आपने देखा कोरोना काल की वजह से जो था, जो लेट हुआ, फिर आपने देखा कि हमारा संगठन चुनाव के लिए तैयार था और चुनाव के लिए तैयार है। क्योंकि आप जानते हैं हमारी तैयारियां चुनाव की हमेशा रहती है। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं, योजनाओं को जो लाभ देते हैं। आपने देखा अभी भी हमारी 4 साल की जो उपलब्धियां हैं, हम दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं और लोगों को योजनाओं का लाभ जो मिल चुका है उनसे मिल रहे हैं और अदर जिनको नहीं पहुंचा है उनको भी योजनाओं का लाभ हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है। देखिए, जब हम काम करते हैं तो आपने देखा कि काम जब करेंगे, आप जब योजनाओं पे काम करेंगे तो आप हर समय तैयार रहेंगे, क्योंकि जब आवाम की आपको खिदमत करना होती है तो लगातार आपके अंदर एक जज्बा बना रहता है कि हम काम करेंगे और काम कर रहे हैं। इतनी योजनाएं हमने दी हैं, इतनी योजनाएं दी हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित रहती है कि जो आखिरी खड़ा व्यक्ति है उसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन योजनाओं पर बात करेंगे, ओंकार जी से भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन इससे पहले शबाब मैं आपके पास आऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें जो रही हैं, हम चाहते हैं कि एक बार दर्शकों को आप बता दें जल्दी जल्दी। शबाब, आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं मिल रही है। अनामिका, जल्दी से आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि 4 चरणों में चुनाव होने वाला है। फर्स्ट फेज में 18 जिलों में मतदान होगा। सेकंड फेज काफी महत्वपूर्ण है, जो कि 19 अप्रैल को इसमें मतदान होगा। 19 अप्रैल वाली तारीख पर ही लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण जगह पे भी मतदान होगा, वोटिंग होगी। थर्ड फेज में 20 जिलों में मतदान होगा और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा, जहां पे 17 जिलों में वोटिंग की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 4 चरणों के मतदान के अलावा जो काउंटिंग का डे है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अमित, क्योंकि याद रखिए ये कि 2 मई को ही पश्चिम बंगाल के नतीजे भी आ रहे हैं, जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाके लगातार प्रचार कर रहे हैं। 2 मई को ही पंचायत चुनाव के नतीजे भी आएंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 महीने पहले 19 मार्च को सरकार 4 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कर रही है, तो वही ठीक 1 महीने के बाद गांव की सरकार ये तय करेगी कि गांव की जनता ने सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है या नहीं। पंचायत चुनाव ये तय करेंगे। ओंकार नाथ जी, आप लोग कह रहे थे कि सरकार पंचायत चुनाव से भाग रही है, अब तो तारीखों का ऐलान भी हो गया, क्या रिएक्शन है आपका? सरकार को अपनी असलियत का एहसास हो, लेकिन एक चीज जरूर रही है, चुनाव आयोग ने पहले चरण में जो मतदान की तारीख घोषित की है उसमें प्रत्याशियों को कम समय दिया है कन्वेंसिंग करने के लिए और सब कुछ करने के लिए। क्योंकि आप देखिए 25 तारीख आज हो रही है, 26 तारीख, और 25 तारीख के बाद 5 दिन ये और 15
20 दिन मिलेंगे और जो 29 अप्रैल को चुनाव होगा उनको पूरा 1.5 महीना मिल जाएगा, 1 महीने से ऊपर मिल जाएगा उनको। तो इसलिए थोड़ा सा वो दिक्कत आई, इनको थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, लेकिन जो हो गया हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, हम तैयार हैं उसका मुकाबला करने के लिए। और जैसा हमारे भाई कमर अली साहब कह रहे थे कि हम बहुत काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है घर घर जाके अपना बता रही है, तो घर घर ये भी बताए कि पेट्रोल कितना महंगा कर दिया, गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया। वो तो आप बताएंगे ना सर, वो तो आप बताएंगे, वो थोड़ी ना बताएंगे। अनिल भारद्वाज जी, सर 4 चरणों में मतदान होना है और नतीजे 2 मई को आएंगे, जिस दिन पश्चिम बंगाल में भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। कैसे देख रहे हैं सर आप? इनकी फसल को नष्ट कराया, इसका कोई इंतजाम नहीं किया। देखिए ये जो पंचायत चुनाव है, इसको आप विधानसभा चुनाव के पहले का टेस्ट समझिए। ये मामूली चुनाव इस बार नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो जितना पंचायत के सदस्य हो, चाहे ग्राम प्रधान हो या जिला पंचायत तक हो, जो भी जीतेगा, जिस पार्टी का, प्रधान चुनाव में तो किसी पार्टी का नहीं होता, बाकी जिसमें होता है वो तय करेगा कौन ज्यादा और कौन अगली फाइट करेगा विधानसभा चुनाव में। इसलिए पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि सबको विधानसभा चुनाव के तरीके से लड़ना होगा। 4 चरणों का चुनाव बहुत बेहतरीन है, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं नहीं होने पाएगी। ये निश्चित रूप से बहुत बढ़िया काम किया। और सबसे बड़ा काम कि 2 मई को रिजल्ट आने की बात है कि 5 राज्यों का भी रिजल्ट आएगा और उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का भी आएगा। तो ये देखा जाए तो आम आदमी के लिए भी बहुत बेहतरीन कार्यक्रम तय किया है चुनाव आयोग ने। ठीक बात है। शबाब, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सवाल भी पूछे गए पत्रकारों की तरफ से, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया। चूंकि मसला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो आगे किस तरीके से अधिसूचना को लेकर कोई अपडेट, कोई जानकारी कब तक ये साफ हो जाएगा कि आरक्षण का आधार किस वर्ष को बनाया जाएगा, माना जाएगा? देखिए, अब सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। आयोग की तरफ से इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि आज अधिसूचना जारी हो गई है, आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है और आज से ही तारीखों का ऐलान हो गया है। अब आयोग ने अपना पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो 12 बजे सुनवाई होनी है अमित, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत पेचीदी बात कहता है, कोई ऐसी बात कहता है जिससे आयोग को इस पूरे शेड्यूल में बदलाव करना पड़े, तो ही कोई बहुत बड़ी बात मुमकिन है। हालांकि जो खबरें हैं उनके मुताबिक जो आज आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, इस बात को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी और ये कहेगी कि देखिए, आयोग ने अपनी तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब अगर कोई बदलाव की बात कही जाती है तो वो संभव नहीं है, क्योंकि पंचायत चुनाव में डिले बहुत ज्यादा हो रहा था और जो चूंकि एक चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है और आयोग एक इंडिविजुअल बॉडी है, लिहाजा उस पर भी राज्य सरकार का कोई दखल, कोई दबाव नहीं होता। लिहाजा आयोग का अपना काम पूरा हो गया है। आयोग ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, आज से आचार संहिता लग गई है और अब अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत कोई पेचीदी बात कहता है तो बदलाव के 1% चांसेस हैं, वरना ये मान के चलिए कि 99% जो तय हो गया है उसी पर चुनाव, उसी पर सारी प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो जाएगी और आज से किसी भी तरीके का कोई बड़ा आयोजन राज्य सरकार भी नहीं कर सकती, किसी भी तरीके की घोषणाएं नहीं हो सकती, कहीं पर जाकर मुख्यमंत्री भी फीता नहीं काट पाएंगे 2 मई तक। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत निर्धारित और बहुत तय हैं। आज से आचार संहिता लागू है, 2 तारीख को नतीजे आएंगे पंचायत। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबाब आपका भी, अनामिका आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। कमर अली जी, जो बात ओंकारनाथ जी अपनी तरफ से उठा रहे हैं कि अभी चूंकि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बहुत अहम माना जा रहा है इस पंचायत चुनाव को, तो महंगाई को लेकर एक माहौल तो बना ही है, क्या उसका क्या काट निकालेंगे आप लोगों की तरफ से? क्या मैसेज दिया जाएगा कि जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, तो इन तमाम सवालों पर क्या जवाब देने वाले हैं वो? देखिए, हम अपनी उपलब्धियां लेके जा रहे हैं। अभी ओंकारनाथ भाई ने एक बात कही, तो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में आज सबसे ज़्यादा महंगा अगर डीजल पेट्रोल बिक रहा है तो इनकी सरकार राजस्थान में बिक रहा है। शायद मेरे भाई भूल जाते हैं, काबिल भाई, महाराष्ट्र सरकार जिसमें गठबंधन है 40% टैक्स लगाती है इनकी गवर्नमेंट, ये भी इनको बता देना चाहिए बैठ के। जीएसटी में क्या इनकी सरकारों ने सुझाव दिया, जो कमेटी है उसमें सुझाव तक देने ये नहीं आए, इनसे सुझाव मांगा गया था, सुझाव देने नहीं आए। कांग्रेस को ये भी एक बताना चाहिए इस बात के लिए। और दूसरी बात, 2013 में जब हमने इसका विरोध किया था तो 2013 में इन्हीं ने मार्केट के हवाले डीजल पेट्रोल गैस को किया था, हमने मना किया था। ये कानून भी बना के गए। अब आप ये बताइए, कानून भी बना के, इस बात पे गौर करने की बात है। ये आप जरा सोचिए, उस पे भाग जाएंगे, ये बात नहीं करेंगे। हम तो जनता के सामने जा रहे हैं, बता रहे हैं आपने क्या क्या किया है।
आपने इस आवाम के, हिंदुस्तान की आवाम के साथ आपने क्या ठगने का काम किया? क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई योजना थी? उज्ज्वला गैस योजना आपके दिमाग में थी? नहीं थी। जनधन योजना थी आपके दिमाग में? नहीं थी। हमारी वालदाओं बहनों के लिए इज्जत घर नहीं था, ये हमने, हमारी सरकार ने दिया है। आप कोरोना काल की बात करते, कोरोना काल में जितनी सुविधाएं हमने दी, 80 करोड़ परिवारों को हमने जो है 4 माह तक निःशुल्क राशन दिया है, 4 माह तक। फिर उसके बाद उज्ज्वला गैस योजना में वही वालदाओं बहनों को हमने 4 माह तक। ठीक है, ओंकारनाथ जी जवाब देना चाहते हैं, जरा सोचिए आप। क्या उज्ज्वला, बिल्कुल जवाब दें। हमको समझ में एक बात नहीं आ रही है, चुनाव में अभी आप ही के एंकर ने बताया, जो प्रवक्ता थे वो जो पत्रकार थे जो बता रहे थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी है और चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। चुनाव आयोग ये भूल गया कि इलेक्शन की तारीख निश्चित होने के बाद जब TN सेशन थे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 4 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे थे, उसकी डेट टाल दी थी क्योंकि इन्होंने कैंसिल कर दिया था इलेक्शन, चुनाव आयोग ने। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंस्ट्रक्शन दिया और जिस दिन इलेक्शन होने वाला था उसके दूसरे दिन सरकार को इलेक्शन कराना पड़ा। मुख्यमंत्री उसमें मुलायम सिंह यादव जी थे, जो ये कह रहे हैं बार बार कि ये एक तमाशा नहीं है, ये आरक्षण की लिस्ट नहीं जारी हुई और इन्होंने क्या कहते हैं चुनाव की। अनिल जी, ये पेचीदगी है क्या अभी जिस बात का जिक्र ओंकारनाथ जी कर रहे हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों थी चुनाव आयोग को। अभी आज ही सुनवाई होनी है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज शाम तक जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी या जो भी निर्णय या कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होगा, उसके बाद कुछ सरकार या ये चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन सुबह इस तरीके जो कला, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दी है। फिर भी ये चुनाव में पेचीदगी, अगर मान लीजिए कोई आदेश हो ही गया तो आप क्या करेंगे? फिर से नई तारीख डालेंगे? तो ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आप अवहेलना करेंगे। सर, 12 बजे सुनवाई होनी है, इंतजार कर लेते हैं, बाकी है 12 बजे सुनवाई होनी है, तब तक इंतजार कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर अंबेडकर नगर से आ रही है, जहां पर उग्र भीड़ ने पुलिस के सामने सभासद पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। नगरपालिका की टीम वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान ईंट पत्थरों से भीड़ ने हमला कर दिया। तस्वीर हम आपको अंबेडकर नगर की दिखा रहे हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर उग्र भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में ही सभासद पर ईंट पत्थरों से कैसे हमला बोल दिया है। आप देखिए, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और इसी दौरान भीड़ वहां पर बेकाबू हो जाती है और उग्र भीड़ ईंट पत्थरों से सभासद पर हमला बोल देती है। दरअसल नगर पालिका की टीम यहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची थी और इसी बात से यहां लोग नाराज हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई और उसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। ईंट पत्थरों से भीड़ ने हमला कर दिया और इस हमले में सभासद पर भी ईंट पत्थर फेंके गए हैं। और इन सब के बीच आप देखिए, वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन लोगों में किसी प्रकार का कोई डर, कोई खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों ने इस दौरान सभासद को भी बुरी तरीके से मारा पीटा है, उनके ऊपर हमला किया गया है। भीड़ कुल मिलाकर वहां पर उग्र और हिंसक नजर आ रही है। हमले में सभासद गंभीर रूप से घायल हो गए। अंबेडकर नगर की तस्वीरें हैं, आप देखिए, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई। नगर पालिका कर्मी यहां पर मौजूद थे, पुलिस टीम यहां पर मौजूद थी, सभासद यहां पर मौजूद थे और लोगों ने इन सब की मौजूदगी में यहां पर सभासद पर हमला किया। ईंट पत्थरों से उनको चोटिल किया गया, वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालात यहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। उधर शाहजहांपुर के खुटार रेंज इलाके के जंगलों में पिछले 2 दिनों से आग लगी हुई है। इससे लाखों का नुकसान हुआ है। आरोप है कि वन कर्मियों की मिलीभगत से आग लगाई गई है। दरअसल ठेकेदारों को इस जंगल से बांस निकालने का ठेका दिया गया है। ऐसे में बांस आसानी से निकाला जा सके, इसके चलते ये आग लगाए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। सुल्तानपुर में 4 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात सामने आई है। ये मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बच्ची पास की दुकान में फल लेने गई थी और इसी दौरान मौका पाकर फल दुकानदार ने बच्ची को पकड़ लिया। उसके साथ उसने इस वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका क्या मालूम है? बदायूं की अंबेडकर नगर रोड से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां बाजार से लौटते समय एक पति ने पत्नी की नाक काट दी और चेहरे पर भी धारदार हथियार से कई बार हमला किया, जिससे महिला को गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि दोनों में घरेलू विवाद चल रहा था। महिला जब बाजार से लौट रही थी तब पति और पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। फिलहाल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन घटना के बाद से आरोपी पति फरार है।